प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने भूकंप से संबंधित टॉपिक को कवर किया था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप से संबंधित हमने प्राप्त की थी। डिस्कस किया था हमने भूकंपीय तरंगें क्या होती है, कौन सी तरंगें बॉडी वेव कहलाती है और कौन सी तरंगें सरफेस वेव कहलाती है। और हमने ये भी जानकारी प्राप्त की कि अधिकेंद्र क्या होता है और भूकंप मूल क्या होता है, उसकी भी हमारी चर्चा हो चुकी है। हमने चर्चा की थी कि जो पी वेव होती है वो सबसे पहले धरातली तरंगों के रूप में चलती है और उसके बाद एस तरंगे पृथ्वी के धरातल पर, या यूँ कह लीजिए कि आंतरिक भूभाग में चलती है। जबकि एल तरंगे जो होती हैं, एल तरंग सरफेस वेव कहलाती है, जो कि धरातल के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी जिसे हम कहते हैं, उस भाग पर उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले पी वेव, जिसे हमने प्राइमरी वेव का नाम दिया, प्राथमिक तरंगे। नेक्स्ट एस वेव, सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे जिसको हमने कहा, जो पी के तुरंत बाद रिलीज होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहती है। जबकि धरातली सरफेस परपटी वाला जो रीजन होता है वहाँ एल वेव, या उसे हम लॉन्ग वेव भी कहते हैं, या सामान्य तौर पर हम उसे सरफेस वेव भी कह सकते हैं। इसकी हमारी चर्चा हुई। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि इस लेक्चर में आने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रश्न है, उसे मैं आपके साथ साझा कर सकूं, महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवा सकूं, और साथ ही साथ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जियो प्लैनेट कॉर्नर के नाम से ही जो मेरा यूट्यूब चैनल है, और इसी नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी मैं कुछ अपडेट्स वहाँ डालता रहता हूँ। तो यदि अभी आपने इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, फेसबुक आपका अकाउंट है, तो आप मुझे वहाँ जियो प्लैनेट कॉर्नर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आपको उसी सिंबल से और उसी नाम से मेरा पेज फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जियो प्लैनेट कॉर्नर के नाम से, और यूट्यूब पर मैं हूँ ही। और यदि कोई आपकी क्वेरीज़ हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक भूकंप को कवर कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक आधा कवर हुआ था, अब इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, भूकंपीय तरंगों का संचरण, कि जो भूकंपीय तरंगें संचारित होती है, चलती है, गति करती हैं, वो किस प्रकार से करती हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भूकंपीय तरंगों का संचरण। या आप टॉपिक डाल लेंगे, 1 बाय 1 जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आप बनाते चलेंगे। चलिए दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। तो जो भूकंपीय तरंगें होती हैं
यानी कि पी तरंग होती है, एस तरंग होती है, एल तरंग होती है। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न तरह की तरंगें हैं। इनका जो गति होती है वो अलग अलग है। इनका जो चलने का समय है, टाइम जो स्केल होता है वो अलग होता है। और यदि आप बड़े स्तर पे जाते हैं तो आपको कुछ अन्य प्रकार की भी तरंगें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम अभी 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पी, एस और एल ये 3 प्रकार की वेव्स होती हैं जो मेजरली आपके सिलेबस में रखी गई है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ये संचारित होती है तो शैलों में कंपन पैदा होता है, क्योंकि हमारा जो धरातल है और धरातल से भूप्रपट्टी वाले भाग से क्रोड़ तक का जो पूरा रीजन है वो विभिन्न प्रकार की शैलों से बना है। जैसे ऊपरी परत पर हमें ग्रेनाइट मिलती हैं, फिर बेसाल्ट प्रकार की, और इस प्रकार से यदि हम अनंत गहराई की ओर बढ़ें जहाँ पृथ्वी का क्रोड़ है तो वहाँ अनेक अनेक प्रकार की शैलों से ये पूरा का पूरा पृथ्वी का परपट्टी से लेकर क्रोड़ तक का स्ट्रक्चर संरचना बनी हुई है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की शैलें मिलती हैं और ये जब तरंगें चलती हैं, गति करती हैं, तो इन शैलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यानी कि जो पी तरंगें होती हैं, पी तरंगों की जो दिशा होती है, ठीक है, इनकी दिशा समानांतर काम करती है, यानी ये इस तरह से चला करती है, यानी आगे पीछे ये मूव करती है। इसको हम धक्के की तरंगें भी कहते हैं, पुश वेव, इनका एक नाम और है पुश वेव। ये धक्के की तरंगें होती हैं, ये पहले आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, इस तरह की एक्टिविटी करती हुई आगे बढ़ती है। ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। तो जिस तरह से ये गति करती है, आगे की ओर मूव करती है, फिर वापस पीछे आती है, तो पदार्थ पर दबाव डालती रहती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, पदार्थ का जो घनत्व होता है, कि जो डेंसिटी ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का घनत्व जो होता है उसमें भिन्नता आती जाती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की जो तरंगे होती हैं उनके संचरण की जो गति होती है वो समकोण की दिशा में कंपन पैदा करती है। समकोण मतलब उनमें जो मूवमेंट होता है उनका मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि उनका मूवमेंट कुछ इस प्रकार से चलता है, इस तरह से समकोण बनाता है, ये एंगल इसमें क्रिएट होता है। जबकि पी वेव में तरंगे धक्के वाली तरंगे होती हैं और ये इस तरह से आगे बढ़ती है, इस तरह से ये आगे मूव करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अभी हमारी चर्चा हुई थी कि जो एक्स तरंगे होती हैं वो ऊर्ध्वाधर तल पर तरंगों की दिशा के समकोण पर कार्य करती है। अतः जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आपके सामने कि तरंगे पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आ रही है, फिर आगे बढ़ती है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे तो बीच में जो भाग है वो गर्तनुमा भाग है, यानी बीच का भाग कुछ गर्तनुमा दिखाई पड़ता है। जैसे इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है, ये कुछ इस तरह से चलती है तरंगे। तो ये जो बीच का भाग आप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बीच का भाग है ये एक प्रकार से कैसा भाग है, गर्तनुमा। कैसा भाग है, गर्तनुमा। और ये क्या कर रही है, ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर की ओर, फिर वापस नीचे की ओर, फिर आगे बढ़ती, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर आगे बढ़ती, फिर ऊपर की ओर, फिर तो ये समकोण पर देखिए समकोण बन रहा है, ये आप देखो ये समकोण बन रहा है। तो समकोण के एंगल मतलब समकोण का कोण बनाते हुए आगे बढ़ती है कौन सी तरंग, विशेषकर एस तरंग। जबकि पी तरंग जो होती है पुश वेव कहलाती है, धक्के की तरंगी होती हैं, ये आगे पीछे, पहले आगे जाकर फिर पीछे जाकर पदार्थ जो होता है उस पर दबाव डालती है, तो जिसके कारण उसका घनत्व परिवर्तित हो जाता है। ये हमारी चर्चा हुई दोस्तों। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातली तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि धरातली तरंगे कौन सी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि
कि धरातली तरंगे जो होती हैं वो कहलाती है एल वेव। कौन सी वेव दोस्तों? एल वेव। एल वेव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग वेव। ठीक है, क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव, धरातली तरंगे लॉन्ग वेव। और या फिर आपको ध्यान होगा हमने दो प्रकार की तरंगे पढ़ी थी मुख्य रूप से। एक होती है बॉडी वेव। बॉडी वेव यानी पूरी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही चला करती है, पूरी पृथ्वी के आंतरिक भाग पे चला करती है, वह धरातल के ऊपर प्रकट नहीं होती है। तो ऐसी तरंगे क्या कहलाती है? बॉडी वेव, यानी कि पृथ्वी की जो बॉडी है उसमें चलती है। तो P और S ये बॉडी वेव। और जो सरफेस वेव होती है वो कौन सी होती है? सरफेस वेव कहलाती है कौन सी? एल वेव, यानी कि एल तरंगे। ये कौन सी है? ये सरफेस है। तो ये पृथ्वी का जो परपटी वाला पार्ट है ये यहाँ कंपन पैदा करती है, यहाँ की ओर चलती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव, या फिर इसको एक कैटेगरी दी है, वो कैटेगरी है सरफेस वेव। गॉट द पॉइंट? ओके। नाउ नेक्स्ट, छाया क्षेत्र का उद्भव। अब जो पी तरंगी होती हैं, एस तरंगी होती हैं, ये छाया क्षेत्र का निर्माण करती हैं। छाया क्षेत्र का निर्माण कैसे करती हैं? इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियोस को ध्यान से यदि आपने देखा होगा तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ पाएंगे। वहाँ मैंने एक चीज़ आपको बताया था, मैं फिर आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ। हमारी चर्चा दोस्तों ये हुई थी, जो पी तरंगे होती हैं, इम्पोर्टेंट है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वापस उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमारी चर्चा हुई थी कि जो पी तरंगे होती हैं वो पी तरंगे, देखिए, लिक्विड फॉर्म से, सॉलिड फॉर्म से और गैसियस फॉर्म से। समझ में आ गया? लिक्विड फॉर्म से, सॉलिड फॉर्म से और गैसियस, यानी तीनों फॉर्म जो हैं उन तीनों फॉर्म से ये पी तरंगे चला करती हैं। क्लियर? ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए कि पी तरंगे लिक्विड, सॉलिड और गैसियस तीनों ही मैटर से गुजरती है, क्योंकि ये तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, यानी कि अधिकेंद्र वाले बिंदु तक पहुंचती है। साथ ही साथ एक तरंग होती है एस। तो हमारी चर्चा हुई थी दोस्तों कि एस तरंग जो होती है वो केवल सॉलिड से चलती है, यानी वो केवल सॉलिड में ही चलती है, वो ना गैस में चलती है और ना ही वह लिक्विड फॉर्म में चलती है। तो देखिए, एस से ध्यान रहेगा आपको, सॉलिड, ठोस। एस वेव ओनली फॉर सॉलिड। एस जो वेव होती है वो केवल और केवल सॉलिड फॉर्म में ही चलती है, जबकि पी तरंग जो होती है वह एल में, एस में और जी में, लिक्विड में, सॉलिड में और गैसियस फॉर्म से गुजरती है। तो कहीं ना कहीं जब ये तरंगे, जैसे एस तरंग है और एस तरंग यदि एल से नहीं चलती, यानी लिक्विड से नहीं चलती, गैसियस फॉर्म से नहीं चलती, इसका मतलब जहाँ कहीं भी ये मैटर मिल जाता है उस तरंग को, तो एस तरंग क्या होती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। अपना पाथ यानी अपना जो चलने का रास्ता होता है वो चेंज कर लेती है। क्योंकि अभी जानकारी मैंने आपको दी कि एस तरंग केवल सॉलिड फॉर्म में चलती हैं, जबकि पी तरंग जो होती है वो एल यानी लिक्विड में, एस यानी सॉलिड में और जी यानी गैसियस, तीनों फॉर्म से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चर्चा करते हैं इस पॉइंट की। छाया क्षेत्र का उद्भव भूकंप लेखी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपी तरंगे अभिलेखित होती है। यानी जो सिस्मोग्राफ होता है ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं। ये भूकंपी तरंगे आलेखित करता है, अभिलेखित करता है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपी तरंगे प्रदर्शित नहीं होती। कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ भूकंपी जो तरंगे होती हैं वो प्रदर्शित नहीं होती। जैसे आपको इस चित्र के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये क्रोड का पार्ट है जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सबसे पहले भूपरपटी, मेंटल और क्रोड को क्यों पढ़ाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्रोड क्या है वास्तविकता में, मेंटल क्या है, भूपरपटी क्या है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्रोड का पार्ट पढ़ाया। देखिए, ये क्रोड है और ये जो आउटर पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये भूपरपटी है। क्लियर हो गया? अब देखिए
कि ये जो पी वेव है, यहाँ से पी वेव चलना प्रारंभ हुई, यहाँ से पी वेव चलना प्रारंभ हुई और इसने गति कुछ इस प्रकार से की। ये दिख रहा है आपको, इस तरह से इसने गति करना प्रारंभ की, ये इस तरह से, और ये फिर आगे की तरफ निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो पी तरंग थी वो इस क्षेत्र में नहीं चली, क्योंकि इसका पाथ चेंज हो गया किसी कारणवश। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पी तरंग जो होती है बहुत स्पीडली चलती है, और जिसके कारण ये अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो ये पाथ चेंज कर लेती है कभी कभी। तो ये जो रीजन बना है, ये जो रीजन डेवलप हुआ है, पी तरंग का जो छाया क्षेत्र बना है, ये क्यों बना है, इसका कारण क्या रहा कि यहाँ से जब तरंगें चलती हैं तो कभी कभी कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर भूकंपीय तरंगें आलेखित नहीं की जाती। कारण आंतरिक भाग हो सकता है, वहाँ का स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ ठोस चट्टानें आ जाती होगी, या कोई तरल पदार्थ इतना अधिक होता होगा, या वो अपना पाथ परिवर्तित कर लेती है। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है जहाँ से कोई तरंग यानी एस भी नहीं गुजरती, ठीक है, और पी भी नहीं गुजरती, तो ये मोस्टली किसका क्षेत्र कहलाता है, पी तरंगों का। किसका कहलाता है दोस्तों, पी तरंगों का, ठीक है। और जबकि ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ से पी तरंगे गुजरती, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पी तरंगे यहाँ से गुजर रही है। आएगा आपको समझ में। अब काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। एक डायग्राम और मैं समझा देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये रीज़न आप दोनों में अंतर आप देखेंगे तो दोनों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये पी तरंगे, इनका पाथ ये है, ठीक है, ये एस छाया क्षेत्र का भूकंप बता रहा है, यानी एस तरंगों का छाया क्षेत्र। ये पी तरंगे यहाँ तक तो रिलीज़ हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक एस तरंग रिलीज़ नहीं होती, यहाँ से एस तरंगे रिलीज़ नहीं होती, और ये इस आंतरिक भाग में भी नहीं जा पा रही, केवल इसका भाग केवल यहीं तक ही विजिबल हो पाता है, ये आगे यहाँ से चले जाती है। अब आप दोनों चित्रों को देखें तो आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे। देखिए एस तरंग यहाँ लिखा हुआ है, एस तरंग यहाँ पे भी चल रही है, पी तरंगे यहाँ भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी, लेकिन एस तरंग का जो छाया क्षेत्र होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। यानी पी तरंग का यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ये तो होगा पी तरंगों का, ठीक है। कौन सी तरंगों का, पी तरंगों का। मतलब ये हो गया कि 142 डिग्री एंगल से लेकर 103, तो लगभग कितना हो गया, आप काउंट करके देखेंगे तो लगभग आपको कितना 39 डिग्री एंगल ऐसा होगा जहाँ से पी तरंगे नहीं निकलती। 42 डिग्री, एक मिनट, ये रीज़न पूरा आपको ये ध्यान रखना है, ये पी तरंगों का है, ठीक है। कौन सी तरंगों का है, पी तरंगों का। पी तरंगे 103 से गुजरती हैं, फिर उसके बाद 143 डिग्री से गुजरती है, यानी 142 से नहीं गुजरती। तो लगभग 142 से लेकर 103 डिग्री तक का जो रीज़न आ रहा है वो पूरा का पूरा रीज़न किसका है, वो पी तरंगों का है, इस साइड भी और इस साइड भी। जबकि एस तरंगों का जो पूरा रीज़न है वो 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री के बीच में, यानी ये तो हो गया 180 डिग्री, तो 103 से लेकर 180, फिर 180 से लेकर 103, तो इस पूरे रीजन में हमारी पी तरंग, एस तरंग नहीं चलती, एस तरंग नहीं चलती। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात। यहाँ एक मिस्टेक किया हुआ है, ये 105 कर लीजिए आप इसको, यस, यहाँ मिस्टेक, डायग्राम में मिस्टेक है, 40 डिग्री आना चाहिए वैसे, ये 103 की बजाय ये 105 हो जाएगा और ये 145 डिग्री हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, क्योंकि यहाँ 105 से 145 लिखा हुआ है, यहाँ 103 से 142 लिखा हुआ है, तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें, समझ में आ गया होगा आपको डायग्राम। अब देखिए, पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों ही तरंगों के लिए छाया क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। दोनों ही तरंगें नहीं चल रही, एस तो चल ही नहीं रही,
क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि 105 से लेकर, वो 103 लिखा हुआ है, आप उसको 105 कर लीजिए। 105 से लेकर अगले 105 तक, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो 105 लिखे हुए, 103 लिखे हुए, आप उसको 105 कर ले। तो एस तरंग 105 डिग्री से लेकर अगले 105 तक तो बिल्कुल नहीं चलती। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है। तो और पी तरंग जो है ना, वो 105 से लेकर 145 तक भी नहीं चल रही। इसका मतलब एस और पी दोनों के लिए जो रीजन डेवलप हो रहा है, वो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का जो रीजन है वो डेवलप हो रहा है। क्लियर आ रहा है आपको? ओके। तो अब न्यू इसको समझिए कि 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, यानी 40 डिग्री वाला जो रीजन है, 40 डिग्री का जो रीजन है, इसमें दोनों ही तरंगे नहीं आ रही, ना पी आ रही ना एस आ रही, क्योंकि एस वाला जो चित्र वो पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ, और पी वाला और एस वाला नीचे है। तो एस वाला तो 105 से लेकर 105 और पी वाला 145 से लेकर 105 का जो बीच का रीजन है उसमें वो पी भी नहीं चल रही, तो एस तो ऑलरेडी नहीं चल रही। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 105 के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। ये क्लियर हो गया? भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। देखिए, एक पट्टी के रूप में, बैंड के रूप में प्रतीत हो रहा है। वहाँ से लेकर 105 से लेकर 145 एक चापनुमा आकृति है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का जो रीजन है वो पूरा एक चापनुमा आकृति है, एक बैंड, एक पट्टी के रूप में नजर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आगे और बता दूंगा आपको, आगे चलेंगे हम। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है, क्योंकि 105 से लेकर 180, क्योंकि जो एक समकोण लाइन आएगी पूरी की पूरी सरल रेखा आएगी, वो 180 डिग्री सरल रेखा 180 डिग्री मान के होती है। तो आप यूँ समझ लीजिए, इस चित्र में आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से हम एक सरल रेखा बना दें इस तरह से, तो सरल रेखा का मान 180 डिग्री है। इसके इधर भी, इस पोर्शन में भी 180 डिग्री मान, यहाँ 0 से लेकर ये सबसे ऊपर 0 मान, यहाँ 180 डिग्री का मान। तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 180 आएंगे, और यहाँ से भी 180 आएंगे। क्लियर हो गया? इसको आप 105 कर लीजिए, इसको आप 105 कर लीजिए। अब आपको समझ में आ जाएगा, देखना। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ये लगभग आप 90 डिग्री मान ले, एक्यूरेट नहीं आ पा रहा, लेकिन फिर भी आप इसको, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इधर से ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ से हम मार्किंग करते हुए आए, और हम यहाँ कितने तक पहुँचे? 105 डिग्री के मान तक। मान लेते हैं कि ये 105 डिग्री का मान है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से चले और यहाँ तक आ जाए, मान लेते हैं ये 105 डिग्री का मान है। क्लियर हो गया? ये 180 है। तो यहाँ से 105 और ये 180, कितना मान रह गया, कितना मान छूट गया? तो आपका जवाब क्या होगा? कितना मान छूट गया बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर इतना मान जो है वो रह गया। बताएं जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितना मान रह गया। कितना रह गया बताओ? 75। ये 75। अब यहाँ से यहाँ भी कितना मान रह जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 105 है और यहाँ 180 है, तो यहाँ कितना रह जाएगा? यहाँ भी 75 रह जाएगा। क्लियर हो गया ना? 75 और 75। अब देखिए 75 और 75 को आप जोड़ें तो आपको कितना डिग्री ऐसा लग रहा है कि इसमें एस तरंगे चली ही नहीं है? तो आप इसको जोड़ के बताएं तो ये आएगा लगभग 150। लगभग कितना आ जाएगा? 150 डिग्री तक एस तरंगे चली ही नहीं है। तो फिर तरंगे चली कितने डिग्री पर है? तो फिर कितने डिग्री पर तरंगे चली हैं हम ऐसे समझ लें। तो इसका मतलब कितने डिग्री पर तरंगे चली हैं?
तो देखिए 105 और 105 को जोड़ दें, 105 और 105 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 210। समझ में आ रहा है आपको? 210। अब 210 और 150 को जोड़े तो 360 डिग्री का एक वृत्त बनता है। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? ये बात नहीं क्लियर हुई? ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का है। यदि आप इस चित्र के लेफ्ट साइड में देखें तो सबसे ऊपर का जो बिंदु है जहाँ भूकंप लिखा हुआ है वो उसको आप 0 डिग्री मान लें, और एक सीधी सरल रेखा है उसका मान 180 डिग्री है। ये क्लियर हो गया इतना? उस 0 डिग्री से यानी भूकंप जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से लेकर आपको 105 डिग्री तक आना है। यानी इस रेंज में आपको दोनों ही तरंगें चलती प्रतीत होगी, पी भी होगी और एस भी होगी। क्लियर? राइट हैंड साइड में जाएं तो वापस उस भूकंप वाले बिंदु को जिसको हमने 0 डिग्री माना है वहाँ से लेकर आप 105 डिग्री आ जाएं तो यहाँ पर भी आपको दोनों ही वेव पी और एस दोनों नज़र आएगी। तो 0 से 105 लेफ्ट साइड और 0 से 105 राइट साइड, तो दोनों कितना हो गया टोटल 210। तो दोनों तरंगे कितने एंगल तक चली है? 210 एंगल तक। क्लियर? अब आगे बढ़ें तो एस तरंग 180 और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से 180 तक आपको जाना है। तो कितना शेष रह गया? 75 एक जगह दे गया, 75 एक जगह दे गया, तो टोटल कितना हो गया? 150। टोटल कितना हो गया? 150। यानी 150 डिग्री नहीं चली है। कौन सी? एस। जबकि पी कितने नहीं चली है? तो इधर 40 इधर 40, 80। टोटल कितना? 80। इधर 105 से लेकर 145 तो माइनस करेंगे तो 40। लेफ्ट हैंड साइड में 145 से लेकर 105 माइनस करेंगे तो 40, 40 40 80, 40 40 कितना हो गया? 80। जबकि एस कितना नहीं चली है? 150। एस कितना नहीं चली है? 150। इसका मतलब ये हो गया कि पी तरंगों की तुलना में एस तरंगे 90% नहीं चली है, 90% नहीं चली है, क्योंकि वो टोटल 80 डिग्री और इसमें हम पूरा इसको प्लस कर दें तो 70% ज़्यादा हो गया, यानी 70 डिग्री और नहीं चली है। तो टोटल कितना हो गया? अब समझ गए होंगे अब आप आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में प्रश्न संख्या 28 पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ कुछ बातें रह गई थी। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं का अध्ययन से पता चला है कि एक भूकंप को छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र में सर्वथा भिन्न होता है। पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। ये देखा जाता है कि भूकंप लेख की भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र 145 से परे होता है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, ये हमने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं भूकंप के प्रकार कि भूकंप के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से भूकंप के प्रकार हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, नंबर 1 जो भूकंप का प्रकार है वह है सामान्य विवर्तनिक भूकंप। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप, ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया होगा? विवर्तनिक यानी कोई भ्रंश तल है, मान लीजिए ये कोई इस तरह चट्टान बनी हुई है, ये चट्टान इस तरह से बनी हुई है और इसके सरक जाने से जो भूकंप आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक भूकंप। क्या कहते हैं दोस्तों? विवर्तनिक भूकंप। नेक्स्ट, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जा सकता है। एक विशिष्ट जन्य विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जा सकता है। लेकिन ज्वालामुखी जो भूकंप होते हैं वो भी एक प्रकार से भ्रंश तल के सहारे ही आते हैं, क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में विपरीत दिशा में गति करती हैं, नंबर 1, और यदि वहाँ सागरीय क्षेत्र हो तो ज्वालामुखी भूकंप आएगा, ये निश्चित है। दूसरा, जब जो प्लेटें होती हैं
वो यदि दोनों महासागरीय प्लेटें हों, एक में महाद्वीपीय एक में महासागरीय हो सकता है, तो भूकंप निश्चित है। और यदि दोनों ही प्लेटें महासागरीय प्लेटें होगी तो फिर भी भूकंप निश्चित है। तो उस क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। विशेषकर ज्वालामुखी एक्टिविटी ज़्यादा होगी और प्लेटें सरकती है तो भूकंप आना निश्चित है। तो भूकंप तीनों ही परिस्थिति में आ सकता है। यदि दो प्लेटें महाद्वीपीय हों, दो प्लेटें महासागरीय हों, एक प्लेट महाद्वीपीय और एक प्लेट महासागरीय हो, तो भूकंप तीनों ही परिस्थिति में आएगा। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया मोस्टली जल का क्षेत्र होना चाहिए, तो वहाँ इस परिस्थिति को देखा जा सकता है। या फिर किसी कारणवश जो प्लेट जिस प्लेट के नीचे सबमर्जन हो रही है, यदि वहाँ कुछ क्षेत्र डेवलप होता है तो फिर वहाँ पर भी ज्वालामुखी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन क्षेत्रों में भी कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की जो छत होती है वो ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस होते हैं। इसे नियात भूकंप कहते हैं। तो एक्चुअल में नियात भूकंप जो होते हैं ये कृत्रिम भूकंप कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो भूकंप थे वो प्राकृतिक भूकंप थे। कैसे? प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो कि मानव के द्वारा नहीं आए थे। विवर्तनिक भूकंप और ज्वालामुखी जन्य भूकंप, तो वो प्राकृतिक भूकंप थे। कैसे भूकंप थे? प्राकृतिक, वो मानवीय भूकंप नहीं थे या कृत्रिम भूकंप नहीं थे। लेकिन हम इसको कृत्रिम भूकंप में शामिल करते हैं, क्योंकि ये जो खनन क्रिया जो हो रही है, भूमिगत खाने जो खोदी जा रही है, किसके द्वारा होती है? मानव के द्वारा। तो मानव यदि ऐसी एक्टिविटी करता है और उसके बावजूद यदि ऐसी एक्टिविटी होती है और भूकंप आता है, तो उन्हें हम मानव जनित क्रिया में रखते हैं और हम उन्हें कृत्रिम भूकंप की संज्ञा प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया? कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है, जिस तरह के झटकों को विस्फोट कहते हैं, विस्फोट या भूकंप कहते हैं। तो ये भी किसके? मानव के द्वारा हो रहे हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। तो ये भी किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा। दोनों तरह के हमने पढ़ लिए, एक कृत्रिम भूकंप जो मानव के द्वारा हो रहा है और एक प्राकृतिक भूकंप जो प्रकृति स्वयं अपनी धरातलीय जो प्लेटें होती हैं उनमें संचरण के कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों भूकंप की माप कि भूकंप की माप किस आधार पर हम मापते हैं। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यानी भूकंप की तीव्रता कितनी है, भूकंप की जो तीव्रता है, जो इसकी इंटेंसिटी है वो कितनी है, या फिर क्या होता है आघात, यानी कितनी हानि हुई है, कितना आघात पहुंचा है, कितनी हानि हुई है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं भूकंपीय तीव्रता की मापनी यानी रिक्टर स्केल। ध्यान रखना वहाँ तरंगों को आकलन करने के लिए हमें सिस्मोग्राफ की आवश्यकता होती है और यहाँ भूकंपीय तीव्रता को नापने के लिए हमें रिक्टर स्केल की आवश्यकता होती है। दोनों चीज़ें अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। वहाँ तरंगों का संचरण किस प्रकार से हो रहा है उसको अभिलेखित करने के लिए ग्राफ है, उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और यह तीव्रता को नापने के लिए जो स्केल है उसका नाम है रिक्टर स्केल। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इन पर। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने संबंधित है, क्योंकि हम चर्चा यही कर रहे थे कि जो भूकंप आ रहा है वो भूकंप एक्चुअल में है क्या। तो जो भूकंपीय तीव्रता होती है, ठीक है, भूकंपीय तीव्रता होती है, उसके कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है वही क्या कहलाती है? भूकंपीय तीव्रता। मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता या गहनता या इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक ने इटली के भूकंप वैज्ञानिक हैं मर्केली के, ठीक है, मर्केली के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, मर्केली के सहयोग से नाम जाना जाता है। और मर्केली का स्केल जो है वो बार बार संशोधित होता गया और लास्ट में रिक्टर एक व्यक्ति है, उन्होंने इसे एक नए ढंग में प्रस्तुत किया। ये झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि के द्वारा निर्धारित होती है, जिसकी गहनता 1 से 12 तक होती। तो मर्केली स्केल जो था उसमें जो गहनता का मापक था वो 1 से 12 था
और आज जो वर्तमान में रिक्टर स्केल है वो 0 से 9 की मापनी पे बना हुआ है, 0 से 9। और मर्केली स्केल जो इटली के वैज्ञानिक भूकंप शास्त्री हैं, उन्होंने 1 से 12 और उसमें भी जो प्रत्यक्ष हानि होती है उसके निर्धारित के आधार पर इसे बनाया था। आगे बढ़ते हैं, भूकंप के प्रभाव। अब भूकंप के प्रभाव से क्या क्या होता है। सबसे पहला, भूमि का हिलना, स्वाभाविक बात है, भूमि हिलती है, कंपन वाइब्रेशन होता है। धरातली विसंगति, किसी भाग का ऊपर उठ जाना, किसी भाग का नीचे चला जाना। भूस्खलन या पंखस्खलन, तो भूस्खलन क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ से मिट्टी चट्टाने वो स्लाइड करके चला जाना, ठीक है, या किसी क्षेत्र में पत्थरों का जमाव हो रखा है या कहीं पर मिट्टी का जमाव हो रखा है तो वो स्लाइड करके चला जाना, तो भूस्खलन या पंखस्खलन। फिर है मृदा द्रवण, यानी मृदा का खिसक जाना, ठीक है, या मृदा में क्रैक्स आ जाना, उसमें होल्स हो जाना। धरातल का एक तरफ झुक जाना, सिंपल सी बात है, यदि कोई पर्वतीय क्षेत्र से कोई चट्टान खिसक के आ जाती है तो उसका एक भाग ऊपर की ओर रह जाता है, दूसरा भाग नीचे खिसक जाता है। हिमस्खलन भी हो जाता है, आइस स्लाइडिंग भी होती है, धरातली विस्थापन भी होता है। बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आ जाती है। आगों का लगना, क्योंकि घर्षण होता है, स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड गिरती है, तो जब घर्षण होगा पत्थरों में या किसी माध्यम से तो उसके कारण भी आग लग जाती है, तो आग लगना भी भूकंप का कारण है। इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, ये भी इसकी एक प्रमुख एक्टिविटी है। वस्तु का गिरना, जैसे आपको चित्र के माध्यम से पुल दिखाया गया है, वस्तु गिरती है तो फिर जो सरफेस है जहाँ वो गिर रही है वहाँ पे भी कंपन पैदा करती है, और भूमि में कंपन तो ऑलरेडी आ ही रहा है। और सुनामी, महासागरों में आती है तो बड़ी बड़ी लहरों को जन्म देती है, भूकंप जो है वो इनको जन्म देता है। तो ये हुआ भूकंप के प्रभाव। भूकंप किस प्रकार से आता है ये हमारी चर्चा हो चुकी है। हमने ये भी देख लिया कि भूकंप में कौन कौन सी तरंगें अपना सहयोग देती हैं, वो भी हमारी चर्चा हो चुकी है। अब अंतिम इसका पैराग्राफ है और फिर लास्ट लेक्चर में हम ज्वालामुखी की बात करेंगे, हम वहाँ वॉल्केनोस की चर्चा करेंगे। तो उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों से पहले 6 के प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उसे क्षेत्र में होने वाले जन और धन की हानि को समझा जा सकता है। यानी फर्स्ट पॉइंट से लेकर 6 पॉइंट तक जो क्षेत्र है वो स्थल रूपों पर देखे जा सकते हैं, और उसके बाद जन धन की जो हानि होती है वह एक प्रकार से भूकंप का ही प्रभाव है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिक केंद्र समुद्र अधिस्थल पर हो या भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि सुनामी महासागरों में आती है, तो यदि भूकंप महासागरों पर जनरेट होता है तो सुनामी की जो एक्टिविटी होती है वो महासागरों पर होगी। आगे समझ में, धरातल पर यदि एक ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम उसको सुनामी नहीं कह सकते, सुनामी महासागर में ही होगी। और भूकंप का अधिकेंद्र महासागर ही होना चाहिए या उसका तलीय भाग हो तो फिर ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड की रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक हो तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 पार्ट में हमने भूकंप का टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ जानकारी आपको लेनी हो तो भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज हमारा कवर हो गया है पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थल रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद। नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, प्रश्न भी आप सेल्फ बनाएं, मैं भी आपको प्रश्न बता देता हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उसको आप अच्छे से लिख लें, समझ लें। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।